जाति जनगणना हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे भाई। जो पिछड़ा पिछड़ा चिल्लाएगा वो पिछड़ता जाएगा, जो अगड़ा अगड़ा चिल्लाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश में जिस किसी नेता ने या राजनीतिक दल ने जातिवादी राजनीति करने का प्रयास किया वो पिछड़ती गई। कुछ ऐसे दल हैं जिनका अंत भी हो चुका है। अभी हम आपको उदाहरण देते हैं। और जिसने सभी जाति, मेरे अगला कहने का तात्पर्य है, जो सभी जातियों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। विशेषकर मैं आपको बता दूं, जो अगड़ी ऊंची जातियों को नाराज करने का प्रयास नहीं किया, उनको भी सबको साथ मिलाकर चलने का प्रयास किया, वो पार्टियां आगे बढ़ती गई। इसके पहले भी, आजादी के बाद भी और आज भी। हम आपको ले चलते हैं 1979 में, जब मोरारजी देसाई के निर्देशन में पिछड़ा आयोग बनाया गया और उनकी भी राजनीति, पिछड़ा आयोग बनाने के बाद उनकी भी राजनीति नीचे गिरती गई और वो पिछड़ा आयोग को लागू भी नहीं करवा पाए। फिर सन 1989 का दौर आया जब मंडल कमंडल की राजनीति होने लगी। अब यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना। मैंने कहा पिछड़ा पिछड़ा अगड़ा अगड़ा, तो यहाँ पे एक वर्ग था जो पिछड़ा पिछड़ा चिल्ला रहा था मंडल कमंडल में, एक वर्ग था तो अगड़ा का नाम तो नहीं ले रहा था लेकिन अगड़े की राजनीति कर रहा था और आगे बढ़ता गया। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल की। मैंने कहा कुछ दल खत्म हो गए, नेस्तनाबूद हो गए जिन्होंने पिछड़ों की बात किया। तो उस समय सन 1989 में बीपी सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर के कांग्रेस को बोफोर्स दलाली का आरोप लगा करके राजीव गांधी के ऊपर उन्होंने एक अपना अलग नया दल बनाया, जनता दल। और जनता दल में तमाम उनके साथ में जो क्षेत्रीय राजनीति की, मतलब जातिगत राजनीति करना चाहते थे, जैसे मुलायम सिंह, बीपी सिंह, नीतीश कुमार, तमाम ऐसे नेता थे जो उभरकर बीपी सिंह के साथ जुड़ गए। और उधर भारतीय जनता पार्टी थी जो कमंडल की राजनीति कर रही थी, यानी धर्म की, हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी। उस समय मैं आपको बता दूं, जो मुझे याद है मोटा माटी, लगभग 112 सीट जनता दल ने पाया था और 85-86 सीट के आसपास बीजेपी ने पाया था। उसके पहले वाले चुनाव में बीजेपी बताते ही 2 सीट पाया था और 89 में 85-86 सीट पाया था। दो से मतलब मंडल कमंडल की राजनीति में, कमंडल की राजनीति, अगड़ों की राजनीति कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो 2 से 86 पहुंच गई और फर्स्ट टाइम, पहली बार जनता दल 112 सीट पाया था। लेकिन नेस्तनाबूद हो गए पिछड़ों की राजनीति करने की वजह से, मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद दोनों लोगों की सरकार बनी। संक्षेप में आते हैं, फिर दोनों लोगों की सरकार गठबंधन से बनी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की। मंडल कमंडल का समझौता हुआ कि आप हमारा मंडल आयोग पास करवाएंगे, हम आपकी कमंडल यात्रा निकलाएंगे। और कमंडल यात्रा निकाली गई, उधर मंडल आयोग पास हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पिछड़ों को 27% का आरक्षण लागू कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह वो प्रधानमंत्री बने थे। और फिर उसके बाद सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कमंडल यात्रा लेकर निकले। तो इधर यूपी तो गुजर गए, लेकिन बिहार में जाकर के लालू जी ने, वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। और उधर दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता दल से अपना समर्थन खींच लिया और जनता दल की सरकार गिर गई। फिर उसके बाद आपको बता दें, जनता दल के बहुत टुकड़े हो गए, हर प्रदेश में टुकड़े हो गए। और जो बीपी सिंह ने कार्य किया था कि जिस मंडल आयोग को लागू करवाया था, उसका श्रेय भी उनको नहीं मिला और पिछड़ों ने उनको अपना नेता नहीं माना। तो पिछड़ा की बात चिल्लाते थे बीपी सिंह कि पिछड़ों को अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए नहीं मिला कि हमारे देश की जो जनता है वो बहुत जागरूक। मैं बात कर रहा हूँ आज से 34 साल पहले की, सन 89 की, 2023 चल रहा है। मतलब 34 साल पहले जब हमारे देश के लोगों को जात की राजनीति नहीं पसंद आई, वो उनका लाभ मिल गया, वो अलग बात हो गई, लेकिन देश के लोगों ने बीपी सिंह को अपना नेता नहीं माना, पिछड़े वर्ग ने। और इस समय आज की राजनीति में, आधुनिक युग में, जब सोशल मीडिया का जमाना है, मतलब देश कहां से कहां पहुंच गया, उस समय फिर उसी बात को दोहराई जा रही है अखिलेश, नीतीश, तेजस्वी और राहुल गांधी के द्वारा। ये क्षेत्रीय दलों के लिए एक मुद्दा मिल गया था, क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया था जातिगत राजनीति के आधार पर। इधर मुलायम सिंह जी थे, मायावती जी थे, उधर लालू जी थे, नीतीश जी थे, तमाम, उधर अशोक, राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत जी थे। तमाम क्षेत्रीय नेताओं का उदय हुआ और वो जात के आधार पर क्षेत्रीय दल भी बनाने लगे, क्षेत्रीय दल की राजनीति भी करने लगे, जातिगत आधारित राजनीति करने लगे और उनके ऊपर जात का बिल्ला भी लग गया, आज भी लगा है। सपा समाजवादी पार्टी या नीतीश जी की
या मायावती जी की पार्टी में, लेकिन ये कभी सफल नहीं। मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने जात के आधार पे पार्टियां बनाई, जात का बिल्ला लगाया, लेकिन ये लोग कभी सफल नहीं हो, कभी पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाए। चाहे समाजवादी पार्टी हो, लालू जी की पार्टी हो या मायावती की पार्टी हो, ये लोग कभी पूर्ण बहुमत की सरकार पिछड़ों और दलित की बात करके नहीं बना पाए थे, क्योंकि ये लोग समाज को बांटने का प्रयास कर रहे थे। जब इन लोगों ने सभी जाति समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया, नहीं अगड़ों की बात की, अगड़ों कहने का मतलब सभी जात के साथ के लोगों को लेकर साथ चलना चाहा, तब मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जब ब्राह्मणों का उन्होंने विशेष करके हाईलाइट किया कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं, ब्राह्मणों को टिकट दिया, अब ब्राह्मणों के सहयोग से उनकी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बन गई थी। पूरा देश जानता है उस समय ब्राह्मणों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था और मायावती जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। फिर उसके बाद अखिलेश जी की सरकार है, मुलायम सिंह जी ने भी यही फार्मूला अपनाया और उनकी भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तो हमारे कहने का तात्पर्य कि जो पिछड़ों की बात करता है वो पिछड़ता जाएगा, जो अगड़ों की बात करेगा आगे बढ़ता जाएगा। अब हम आपको थोड़ा कुछ वीडियो दिखाना चाहेंगे। अभी कल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या का दौरा किया, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसके पहले कुछ उद्घाटन करना था, हवाई अड्डे का उद्घाटन करना और तमाम कार्यों का जायजा लेना था। तो कल जब पहली प्लेन वहां पे उतारी गई हवाई अड्डे पे, तो आपको बता दें उस प्लेन के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था और जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम तक है। उत्तर भारत की नागर शैली में बनाया गया है। गुजरात के स्पेशल आर्किटेक्ट टीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। 7 शिखरों वाला ये एयरपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को अवलोकन कराते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नई शुरुआत अयोध्या के विकास यात्रा की आज दुनिया से जुड़ चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना इतने कम समय में, केवल 20 महीने में अभी तक का एक रिकॉर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि चलत विमान कोलाहल होई। ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे, आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं कि कभी कभी दलित समाज और पिछड़े समाज के लोग, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कभी कभी देवी देवताओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। जैसे इस समय समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आए दिन कुछ ना कुछ देवी देवताओं के खिलाफ बयान देते रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, ऐसा कहा जाता है। बाकी सारे लोग करते हैं और कुछ हमारे जो दलित समाज के लोग होते हैं, कुछ अपना बौद्ध धर्म इधर उधर, क्योंकि सनातन, मैं आपको बता दूं, वो संक्षेप में बात कर रहा हूं, क्योंकि सनातन धर्म जो है ये विशाल है, समुंदर है, ये बहुत जल्दी किसी के समझ में नहीं आता। जब समझ में लोगों को नहीं आता तो देवी देवताओं पर कुछ न कुछ की बातें भी करते हैं, या ईसाई धर्म में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वहां सीधे सीधे बात बताई जाती है, जागरूकता का या छुआछूत ऐसी कुछ बातें बता दी जाती है जो लोगों को सीधे से पसंद आता है। यहाँ पे तो गहन रिसर्च करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सनातन संस्कृत, सनातन में हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, हिंदू तो सब बाद में है, लेकिन सनातन संस्कृत, सनातन धर्म एक समुंदर है, या आप कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड सनातन है। इसको समझने के लिए आपकी पीढ़ियां खप जाएंगी, उसके बाद आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो पिछड़ा पिछड़ा चिल्लाएगा वो पिछड़ता जाएगा, जो अगला अगला चिल्लाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो जो राजनीति आज से 34 साल पहले नहीं सफल हुई, बीपी सिंह जी नहीं सफल कर पाए, उसके बाद मुलायम सिंह नहीं सफल पाए, लालू जी, कोई सफल नेता नहीं बन पाया जो पिछड़े पिछड़ों की बात कर रहा था, जो सभी को साथ लेकर चलने की बात किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़ों की राजनीति किया, लेकिन कभी खुलकर अगली जातियों का विरोध भी नहीं किया।
मैं अब अगली पिछली की बात हो रही आपको बता दूं, कभी इसका लाभ कांग्रेस को मिलता था। यानी इंदिरा जी के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में अगड़ी जातियों का लाभ सभी जातियों, कांग्रेस में सभी जातियों के लोग थे, लेकिन विशेष का आरोप लगता था कि ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित ये कांग्रेस के मेन वोटर हुआ करते, छत्तीस समाज भी काफी मात्रा में था, लेकिन आरोप लगता था कि ये जातियां विशेषकर उसमें जुड़ी हैं ये कांग्रेस में। और इंदिरा जी इसको साथ लेकर चलती थी, कहते थे कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्य पहले करती थी, मतलब हार्ड हिंदुत्व नहीं जैसे बीजेपी करती खुलेआम कि हिंदू हिंदू चिल्लाना, धर्म की बात करें, सॉफ्ट ये लेकर चलती थी कि हिंदू समाज नाराज भी न होने पाए। तब कांग्रेस सफल थी। फिर राजीव गांधी तो अपना सहानुभूति के आधार पर प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके बाद ऊंची समाज के लोगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अनदेखी होने लगी और कांग्रेस पार्टी का पतन भी होने लगा। मैं आपको बता दूं, उसके बाद जब वहां पे कांग्रेस में ऊंची जात के लोगों को अनदेखी होने लगी, ब्राह्मण समुदाय, अन्य समुदाय के लोगों को, तब वो लोग जो कमंडल की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, वो लोग कांग्रेस के खिसक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ते गए। आज हालत ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है कि अगड़ों की पार्टी है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ों का भी बहुसंख्यक वोट मिलता है। अभी आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का बहुत ज्यादा वोट मिला, जबकि उधर राहुल गांधी पिछड़ा चिल्ला रहे थे। राहुल गांधी जो क्षेत्रीय दल राजनीति किया करते थे, उस राजनीति को कांग्रेस ने पकड़ने का प्रयास किया, जो बताया कि जो 34 साल पहले नहीं सफल हुई राजनीति, उस राजनीति को राहुल गांधी ने पकड़ने का प्रयास किया, क्योंकि कांग्रेस में एक वीडियो बनाया था कि कांग्रेस में सिद्धांतों से भटक गई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, सभी जाति के लोगों को चलने का प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस कहती है हम सभी जाति धर्म लोगों को लेकर चलते हैं, लेकिन एक तरफ कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। जात के हिसाब से कांग्रेस बात कर रही है, जबकि मोदी जी कहते हैं कि जात के हिसाब से देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि मोदी जी भी कभी कभी मंचों से बोल देते हैं कि मैं पिछड़ी जात का हूं, इसलिए मेरी अवहेलना की जाए, मुझे गालियां दी जा रही, ऐसी बात कर दिया करते हैं और पिछड़ों को अपना सहानुभूति लेकर वोट पा जाते हैं, लेकिन खुलेआम कभी अगड़ों का विरोध भी नहीं करते। और जो इस समय कांग्रेस करने जा रही है, मैं बता दूं, कांग्रेस जो कर रही है इसका लाभ राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि चिल्ला कर कितना चिल्लाए, कितना भाषण दे रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, तुरंत जाति जनगणना होगी, जो बिहार में हुई। मतलब जो यहाँ अखिलेश जी बात करते हैं, मतलब क्षेत्रीय दलों का आधार कांग्रेस ने खुद लेना चाहा। जो क्षेत्रीय दल करते हैं उनकी कोई बात नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर। आप राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं राहुल जी, और आप जातिगत बात करते हैं, ये लोगों को पसंद नहीं आती। मैंने शुरू में कहा था कि हमारे देश की जनता जागरूक है, कोई नहीं चाहता किसी गरीब की अनदेखी की जाए, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। हमारे देश के सभी लोग चाहते हैं कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये जात की बात, जो जात का मुद्दा उठाते हैं, राजनीतिक दल उठाते हैं, जबकि हमारे देश की जनता नहीं चाहती। वो चाहती है कि सभी गरीब को लाभ मिले, वो चाहे पिछड़े हो या दलित हो या ऊंची जाति के लोग हों, सभी गरीब होता है। गरीब किसान जो अभी मोदी जी मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपने सुर बदल देते हैं समय देखते हुए। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, महिला, युवा, इस समय देश में केवल 4 जातियां हैं। गरीब किसान, गरीब किसी भी जात का हो, किसान किसी भी जात का हो, महिला किसी भी जात की हो, युवा किसी भी जात का हो। तो अब मोदी जी कहते हैं गरीब, किसान, महिला, युवा, केवल देश में 4 जातियां हैं। वाकई ऐसा होना भी चाहिए। तो जो राहुल गांधी मुद्दा लेकर चलना चाहते हैं, जाति वाला, जाति जनगणना वाला, जाति जनगणना आप करा लीजिए, एक अलग बात है, लेकिन जात के हिसाब से आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, ये गलत है। हमें जो हिस्सेदारी पा भी रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि किसी भी जात का, ऊंची जात का, कि हमारे अल्पसंख्यक बिरादरी किसी भी जात का गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पे, उसके टैलेंट के आधार पे। अगर उस पद के लिए वो व्यक्ति योग्य है, पहली बात तो आरक्षण ही जो लगाए गए गलत लगाए गए, 10-10 साल के लिए लगाना था जो हमारे संविधान में लिखा है, लेकिन इसको अपना राजनीतिक आधार मानकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो इस समय वर्तमान में हैं, सब डर रही कि वोट की राजनीति के लिए, इसलिए आरक्षण को हटा रहे हैं, जबकि चाहती सभी लोगों की आरक्षण गलत है। गरीबी के आधार पे सभी को सुविधाएं हमारे देश में मिलना चाहिए, लेकिन नहीं वोट की राजनीति के आधार पे। अच्छा ठीक है, चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जो अब वो मुद्दा आप उठा रहे हैं जो कभी सफल नहीं हो सकता, पिछड़ा चल की आप बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग जो पिछले समाज, दलित समाज में भी होते हैं, उनको ये बातें पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि वो देशभक्त होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी गरीब हो, सभी गरीबों को ऊपर उठना चाहिए, उनके बारे में कुछ सोचने का प्रयास राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए, न कि देश को बांटने का प्रयास करना चाहिए।
ना कि जात के नाम से कि आप पिछड़े हैं तो आपको ये लाभ मिलेगा, आप अगले हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। भले आप गरीब है, पिछड़ा आपसे भले कुछ थोड़ा से अच्छी स्थिति में उसको लाभ दे दिया जाएगा, आप अगले हैं आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। जो मैंने शुरू में कहा था कि जो पिछला पिछला चिल्लाएगा वो पिछड़ता जाएगा, जो अगला अगला चिल्लाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। मेरे अगला अगला कहने का तात्पर्य था कि सभी को खुश रखने का प्रयास किया जाएगा, जैसे इस समय वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगलों को भी खुश करती है, पिछड़ों को भी खुश करती है, दलितों को भी खुश करने का प्रयास करती है। और इस समय जो राहुल गांधी अखिलेश यादव कर रहे हैं, हमारे देश का इतिहास है, जिसने, मैं यही कह रहा हूं, जिसने पिछड़ा पिछड़ा चिल्लाया या जात के आधार पर राजनीति करने का प्रयास किया वो कभी सफल नहीं हुआ है। तो अखिलेश जी, राहुल जी, नीतीश जी या कोई देश का अन्य नेता जो जाति आधारित राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको बता दें वो कभी सफल नहीं होंगे इस देश में, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत जागरूक हो गई। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, या थैंक्स के माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत छोटे पेमेंट होंगे, 40 रुपए से लेकर के ऊपर कुछ भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या अन्य माध्यम से आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है। जय हिंद, जय भारत।